नमस्कार। आज हम विज्ञान के एक ऐसे विषय में उतरने वाले हैं जो अदृश्य है पर हमारी दुनिया को चलाता है। बिजली का चुंबकीय असर। हाँ। हमारे पास जो स्रोत है वे विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक से हैं और हमारा मिशन सिर्फ इन नियमों को रटना नहीं बल्कि ये समझना है कि बिजली, चुंबक और गति का ये रिश्ता इतना जादुई क्यों है। बिल्कुल। और हाँ, इन सब की दिशाओं को याद रखने के लिए कुछ मजेदार ट्रिक्स भी हैं। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है। बिजली और चुंबकत्व वो एक ही कहानी के दो किरदार हैं। अच्छा। इसकी शुरुआत 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड की एक कह सकते हैं आकस्मिक खोज से हुई। और आज हम सिर्फ इन नियमों को नहीं समझेंगे बल्कि उस खूबसूरत समरूपता यानी सिमेट्री को भी देखेंगे जो इन सब के पीछे है। सिमेट्री कैसे कैसे? कैसे एक ही सिद्धांत के दो पहलू हमें मोटर और जनरेटर जैसी दो बिल्कुल उल्टी मशीनें देते हैं। ये प्रकृति के सबसे शानदार लेनदेन में से एक है। तो सबसे पहले उस मैदान को समझते हैं जिसमें ये सारा खेल होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड आखिर है क्या चीज? और ये बल रेखाएं जिनकी बात हमेशा होती है, क्या ये सच में होती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वो इलाका है जहां उसका असर महसूस किया जा सकता है। इसे हम देख नहीं सकते पर यह उतना ही असली है जितना चुंबक खुद। और ये बल रेखाएं? और इन बल रेखाओं को आप अदृश्य सड़कें समझ सकते हैं जो बताती हैं कि चुंबकीय बल किस रास्ते पे चलेगा। हमारे स्रोत में जो लोहे के बुरादे वाला प्रयोग है वो इन्हें देखने का सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, वो मैंने देखा है। जैसे ही आप बुरादा छिड़कते हैं वो खुद ब खुद इन सड़कों पर सज जाता है। अच्छा, तो ये काल्पनिक रेखाएं नहीं है, बस अदृश्य हैं। और इन सड़कों के भी कुछ ट्रैफिक नियम होते होंगे? हाँ, और बहुत पक्के नियम हैं। पहला नियम है इनकी दिशा। ये रेखाएं हमेशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल में जाके मिल जाती हैं। ठीक है, नॉर्थ से ट्रैफिक निकलता है और साउथ में दाखिल होता है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, अगर ये नॉर्थ से साउथ जाती हैं तो फिर ये बंद घेरे या लूप कैसे बनाती हैं? बंद होने के लिए तो इन्हें वापस नॉर्थ पोल तक आना पड़ेगा ना? क्या बात है, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। यही सबसे दिलचस्प बात है। अच्छा। चुंबक के बाहर ये नॉर्थ से साउथ जाती हैं लेकिन चुंबक के अंदर ये साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ चलती हैं। इसीलिए हमेशा एक पूरा बंद घेरा बनाती हैं। ये कहीं से शुरू होकर कहीं पर खत्म नहीं होती। वाह, मतलब ये सफर चुंबक के अंदर भी जारी रहता है। और इन रेखाओं की बनावट से मतलब ये कहाँ पास हैं और कहाँ दूर, उससे भी कुछ पता चलता है। बिल्कुल। जहां ये रेखाएं ज्यादा घनी यानी एक दूसरे के करीब होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र उतना ही शक्तिशाली होता है। जैसे ध्रुवों पर। हाँ, आप देखेंगे कि चुंबक के ध्रुवों पर ये सबसे पास होती हैं, इसीलिए तो सारा लोहा वहीं चिपकता है। और सबसे जरूरी ट्रैफिक नियम, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। कंफ्यूजन। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उस कटान बिंदु पर चुंबकीय सुई को दो दिशाएं मिलेंगी जो कि नामुमकिन है। कंपास की सुई एक समय में एक ही दिशा दिखा सकती है, इसीलिए प्रकृति में ये कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, ये तो हुई चुंबक की अपनी दुनिया। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब इसमें बिजली की एंट्री हुई। ऑर्स्टेड ने ऐसा क्या देख लिया था जो इतना बड़ा गेम चेंजर बन गया? ऑर्स्टेड ने एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली लेकिन असल में बहुत गहरी बात खोजी। उन्होंने देखा कि जब एक तांबे के तार से करंट गुजरता है तो उसके पास रखा हुआ कंपास जो अब तक शांत बैठा था अचानक हिलने लगता है। अच्छा। इसका मतलब साफ था, चलती हुई बिजली अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बना रही थी। ये पहले बार था जब किसी ने इन दोनों किरदारों को एक ही मंच पर देखा था। बिजली और चुंबकत्व दोस्त बन गए थे। तो ये पहला सुराग था, बिजली चुंबकत्व पैदा करती है। लेकिन इससे एक नया सवाल खड़ा हो गया होगा, ये जो नया चुंबकीय क्षेत्र बना है ये दिखता कैसा है और इसकी दिशा क्या है? ये हमारा पहला पजल है ना? बिल्कुल। और इस पजल का हल भी बड़ा मजेदार है। एक सीधे तार के चारों ओर ये क्षेत्र गोल छल्लों की तरह होता है, जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती हैं। संकेंद्रीय वृत्त। हाँ, संकेंद्रीय वृत्त, जिनका केंद्र तार पर ही होता है। अब सवाल यह है कि ये छल्ले घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहे हैं या उसकी उल्टी दिशा में। हाँ, यहीं पे ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए हमारे पास है एक शानदार ट्रिक दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड थंब रूल। ये बहुत आसान है। अपने दाहिने हाथ से ऐसा इशारा बनाइए जैसे आप किसी को थम्स अप दे रहे हो। ठीक है,
दाहिना हाथ और अंगूठा ऊपर। अब कल्पना कीजिए कि आपका अंगूठा तार में बह रही बिजली यानी करंट के दिशा में है। तो आपकी बाकी मुड़ी हुई उंगलियां जिस दिशा की ओर इशारा कर रही हैं, वही चुंबकीय क्षेत्र के छल्लों की दिशा होगी। अच्छा, 1 मिनट में करके देखती हूँ। मान लीजिए मेरे फोन का चार्जिंग केबल टेबल पर है और करंट चार्जर से फोन की तरफ यानी मेरी दाईं ओर जा रहा है। ठीक है। तो मैं अपना अंगूठा दाईं ओर रखूंगी और मेरी उंगलियां केबल के ऊपर से मेरी तरफ और नीचे से मुझसे दूर जा रही हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी होगी, एक गोल चक्कर में। एकदम सही, आपने इसे बिल्कुल ठीक समझा। एक छोटा सा ही सही, पर आपके चार्जिंग केबल के चारों ओर इस वक्त एक चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। वाह! और यही नियम सिर्फ सीधे तार पर नहीं, बल्कि अगर तार को गोल रूप में मोड़ दें या फिर स्प्रिंग की तरह कई फेरे बना दें, जिसे परिनालिका कहते हैं, उस पर भी काम करता है। अच्छा। परिनालिका तो हूबहू एक छड़ चुंबक की तरह बर्ताव करती है, जिसका अपना नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो पहला पजल सुलझ गया। हम बिजली से चुंबक बना सकते हैं और उसकी दिशा भी पता कर सकते हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्या हो अगर हम अपने इस तार को, जिसमें पहले से करंट बह रहा है, उठाकर किसी दूसरे बड़े और शक्तिशाली चुंबक के इलाके में रख दें? जैसे घोड़े की नाल वाले चुंबक के बीच में। ये बेहतरीन सवाल है, और यही से हमारी कहानी का एक्शन शुरू होता है। जब एक चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबकीय क्षेत्र से मिलता है, तो जाहिर है कुछ तो होगा। हाँ। होता यह है कि उस तार पर एक धक्का लगता है, एक बल काम करता है, जिससे तार अपनी जगह से हिल जाता है। हमारे स्रोत में जो एल्यूमिनियम की छड़ वाला प्रयोग है, वो यही दिखाता है। जैसे ही छड़ में करंट चालू करते हैं, वो एक तरफ खिसक जाती है। मतलब हम बिजली और चुंबक को मिलाकर किसी चीज को हिला सकते हैं, उसे गति दे सकते हैं। बिल्कुल, पर वो किस तरफ हिलेगी, ये तो अब और भी पेचीदा हो गया। अब हमारे पास 3 दिशाएं हैं, एक चुंबक के क्षेत्र की, दूसरी तार में बह रहे करंट की और तीसरी उस तार पर लगने वाले धक्के या बल की। इन तीनों का रिश्ता कैसे पता करें, ये हमारा दूसरा पजल है। बिल्कुल, और इस पजल को सुलझाने के लिए हमारे पास एक और ट्रिक है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। 1 मिनट, अब बायां हाथ क्यों? पहले दाहिना था, अब बायां? मैं हमेशा इसी में गड़बड़ करती हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ एक परंपरा है ताकि दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स एक ही भाषा में बात कर सकें। अच्छा, बस एक कन्वेंशन है। हाँ, आप चाहे तो दाहिने हाथ से भी नियम बना सकते हैं, पर फिर आपको कुछ दिशाएं उलटनी पड़ेंगी। इसलिए उलझन से बचने के लिए सबने मिलकर एक हाथ तय कर लिया। तो मोटर के लिए यानी बल पता करने के लिए बायां हाथ। ठीक है, मोटर मतलब बायां हाथ। अब बताइए करना क्या है? अपने बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली यानी तर्जनी और बीच वाली उंगली यानी मध्यमा को इस तरह फैलाएं कि वे तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएं। ओके, कर लिया। मेरी उंगलियां किसी अजीब योगासन की तरह लग रही हैं। हाँ बिल्कुल। अब इस योगासन का मतलब समझिए। अगर आपकी पहली उंगली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, ठीक है, और बीच वाली उंगली करंट की दिशा में है, तो आपका अंगूठा बताएगा कि तार पर धक्का किस दिशा में लगेगा। अंगूठा गति यानी मोशन की दिशा बताएगा। वाह! तो अगर हमें 2 दिशाएं पता हों, तो हम तीसरी का पता लगा सकते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हम बिजली और चुंबक का इस्तेमाल करके किसी चीज में मनचाही गति पैदा कर सकते हैं। क्या हमारे पंखे, मिक्सर और वॉशिंग मशीन में लगी इलेक्ट्रिक मोटर इसी सिद्धांत पर काम करती है? बिल्कुल, विद्युत मोटर इसी सिद्धांत का सबसे शानदार उदाहरण है। मोटर के अंदर एक आयताकार कुंडली यानी तार का एक फ्रेम होता है, जिसे चुंबकों के बीच रखा जाता है। जब कुंडली में करंट दौड़ाया जाता है, तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के हिसाब से उसकी एक भुजा ऊपर की तरफ जाती है और दूसरी नीचे की तरफ, और इसी ऊपर नीचे के धक्के से वो गोल गोल घूमने लगती है। लेकिन अगर एक भुजा ऊपर और दूसरी नीचे जा रही है, तो आधा चक्कर लगाने के बाद तो उसे रुक जाना चाहिए, क्योंकि तब तो धक्के की दिशा उल्टी हो जानी चाहिए। वो लगातार एक ही दिशा में कैसे घूमती रहती है? ये मोटर के डिजाइन का सबसे जीनियस हिस्सा है। इसके लिए एक खास पुर्जा होता है, जिसे विभक्त वलय या दिक् परिवर्तक कहते हैं। स्प्लिटिंग कम्यूटेटर? हाँ, स्प्लिटरिंग कम्यूटेटर। इसे आप एक स्मार्ट स्विच समझ सकते हैं। ये एक बटा हुआ छल्ला होता है, जो ठीक आधे चक्कर के बाद कुंडली में करंट की दिशा को पलट देता है। अच्छा। जैसे ही करंट की दिशा पलटती है, धक्के की दिशा भी इस तरह बदलती है कि कुंडली रुकने की बजाय अपना चक्कर पूरा करती है और एक ही दिशा में लगातार घूमती रहती है। कमाल है।
तो ये एक तरह का ऑटोमेटिक रिवर्स गियर है जो सही समय पर लग जाता है। तो ठीक है, हमने बिजली से गति पैदा कर ली, अब मेरा दिमाग हमेशा उल्टी दिशा में सोचता है। अगर हम इस प्रक्रिया को पलट दें तो क्या हम गति से बिजली बना सकते हैं? अगर हम किसी तार को खुद ही चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएं तो क्या उसमें करंट पैदा हो सकता है? और यही सवाल महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे के दिमाग में भी आया था। ऑस्ट्रिड ने दिखा दिया था कि बिजली से चुंबकत्व बनता है। फैराडे ने सोचा, क्या इसका उल्टा भी सच है? और सालों की मेहनत के बाद उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अद्भुत सिद्धांत खोज निकाला। ये खोज हमारी आज की दुनिया का आधार है। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या चीज है? ये काम कैसे करता है? फैराडे ने पाया कि अगर आप किसी बंद तार के लूप या कुंडली के आसपास चुंबकीय क्षेत्र को बदलते हैं तो उस कुंडली में अपने आप बिना किसी बैटरी के एक करंट पैदा हो जाता है। बिना बैटरी के? बिना किसी बैटरी के। इस प्रेरित करंट को प्रेरित धारा इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। क्षेत्र बदलने के लिए या तो आप चुंबक को कुंडली के पास लाएं या दूर ले जाएं, या फिर चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को घुमाएं। तो मतलब गति होनी चाहिए? मुद्दा यह है कि कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में लगातार बदलाव होना चाहिए। जब तक गति है तब तक बिजली है, गति रुकी, बिजली गायब। तो ये रहा हमारी कहानी का क्लाइमैक्स। हम गति से बिजली बना सकते हैं, लेकिन यहाँ एक आखिरी पजल बचा है। ये जो नई बिजली बनी है, इसकी दिशा क्या होगी? क्या अब हमारी आखिरी ट्रिक का समय है? एकदम सही। इस आखिरी पजल को हल करने के लिए हम फिर से फ्लेमिंग की मदद लेंगे, लेकिन इस बार उनके दूसरे हाथ की। इसके लिए है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अच्छा, तो मोटर के लिए बायां हाथ और बिजली पैदा करने यानी जनरेटर के लिए दाहिना हाथ। ये याद रखने का अच्छा तरीका है। जी हाँ, नियम बिल्कुल वैसा ही है। दाहिने हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को फिर से उसी योगासन में एक दूसरे के लंबवत फैलाएं। ठीक है। इस बार अगर आपका अंगूठा चालक की गति की दिशा बताए, क्योंकि इस बार गति हम दे रहे हैं, हाँ। और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, तो आपकी बीच वाली उंगली उस कुंडली में पैदा हुए करंट की दिशा बताएगी। और यही वो सिद्धांत है जिससे पावर प्लांट में बिजली बनती है और हमारे घरों तक आती है, यानी विद्युत जनित्र या इलेक्ट्रिक जनरेटर। बिल्कुल। जनरेटर मोटर का ठीक उल्टा काम करता है। उसमें हम कुंडली को किसी बाहरी ताकत से, जैसे पानी का टरबाइन या डीजल इंजन से, चुंबकीय क्षेत्र में जोर से घुमाते हैं। इस घुमाव यानी यांत्रिक ऊर्जा के कारण फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार कुंडली में बिजली पैदा होती है। इस तरह यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये तो एक पूरा चक्र है। आप बिजली से चुंबकत्व बनाते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। फिर उस चुंबकत्व और बिजली से गति पैदा करते हैं, यानी मोटर चलाते हैं, फ्लेमिंग का वामा हस्त नियम। और फिर उसी सिद्धांत को पलटकर आप गति और चुंबकत्व के जरिए वापस बिजली बना लेते हैं, यानी जनरेटर चलाते हैं, फ्लेमिंग का दक्षिणास्थ नियम। ये प्रकृति का एक परफेक्ट लूप है। बिल्कुल सही। ये एक ही कहानी है जिसे आप आगे से भी पढ़ सकती हैं और पीछे से भी। यहाँ सबसे आकर्षक बात यही समरूपता है, यानी सिमेट्री है। ये सभी घटनाएं एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हैं। विद्युत, चुंबकत्व और गति, ये तीनों प्रकृति के कुछ मूलभूत नियमों से आपस में ऐसे बंधे हैं कि आप एक को दूसरे में और दूसरे को पहले में बदल सकते हैं। वाह! ये ब्रह्मांड के सबसे सुरुचिपूर्ण और शक्तिशाली संबंधों में से एक है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने मोटर और जनरेटर की बात की, जो इस सिद्धांत के सबसे बड़े और साफ दिखने वाले उदाहरण हैं। इसे जैसे हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों, वायरलेस चार्जिंग और न जाने कितनी नई तकनीकों वाले भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, इन बुनियादी सिद्धांतों का अगला नया और क्रांतिकारी इस्तेमाल क्या हो सकता है, जो हमारी दुनिया को एक बार फिर से बदल कर रख देगा।